सो प्राइस एक्शन डिमांड एंड सप्लाई सीरीज का आज है डे 4 और लास्ट डे हम लोग सीखे थे कैंडल को क्लासिफाइड करते हैं हम लोग दो टाइप्स में। पहला नैरो रेंज कैंडल जिसको हम लोग बेस कैंडल भी कहते हैं और दूसरा एक्सपेंडेड रेंज कैंडल। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कहाँ पे अपना ऑर्डर्स लगाते हैं, यानी कि उसका हम लोग फुटप्रिंट्स देखेंगे। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग सीखते हैं कि प्राइस इनबैलेंस और प्राइस इम्बैलेंस ये होता क्या है कि प्राइस इनबैलेंस मतलब प्राइस का बैलेंस में रहेगा और कब इम्बैलेंस का सिचुएशन क्रिएट होगा। तो इम्बैलेंस और इनबैलेंस में हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो प्राइस बैलेंस में कब रहेगा, ये सिचुएशन कब क्रिएट होगा, जब डिमांड और सप्लाई दोनों बैलेंस में होगा। इम्बैलेंस में क्या होगा, अचानक से अब क्या होगा कि प्राइस में स्पाइक आएगा। पहले क्या होता था, प्राइस जब बैलेंस में रहेगा तब क्या होगा, प्राइस एक नैरो रेंज में ही घूमेगा। तो इनबैलेंस में प्राइस का मूवमेंट कैसा होगा, नैरो रेंज में, यानी कि प्राइस नैरो रेंज में ही मूव करेगा। इम्बैलेंस के सिचुएशन में क्या होगा कि प्राइस या तो अप मूव करेगा या तो डाउन मूव करेगा। अब यहां पे दो सिनेरियो क्रिएट होता है, तो कब अप होगा और कब डाउन होगा, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगा। व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई तब क्या होगा, प्राइस अप मूव करेगा, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। और सप्लाई जब ज्यादा हो जाएगा डिमांड से तब प्राइस क्या होगा, नीचे आएगा। और इनबैलेंस का सिचुएशन कब होता है, जब डिमांड लगभग सप्लाई के बराबर होगा, ना तो डिमांड ज्यादा होगा ना तो सप्लाई ज्यादा होगा। इस बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अब यहां पे क्या है कि जो हाईलाइटेड पार्ट है वहां पे क्या हो रहा है, यहां पे प्राइस बैलेंस में है, यानी कि ना तो अप ना तो डाउन मूव कर रहा है, एक रेंज में ही घूम रहा है। तो यह सिचुएशन कब क्रिएट हुआ होगा, जब डिमांड लगभग सप्लाई के बराबर होगा। लेकिन आप यहां देखें तो प्राइस में सडन स्पाइक आया है, तो यहां पे क्या हुआ है, प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। प्राइस अब बैलेंस में नहीं है। इनबैलेंस और इम्बैलेंस दोनों टर्म सुनने में एक जैसा लग रहा है बट अलग अलग है। प्राइस इनबैलेंस यानी कि प्राइस बैलेंस में है, और इम्बैलेंस वो है कि प्राइस इम्बैलेंस यानी कि अब बैलेंस में नहीं रहा, यानी कि अब उस पैटर्न को ब्रेक कर चुका है। यहां पे जो है ये हाईलाइटेड पार्ट पे, यहां पे भी क्या हुआ है, सिमिलर सिचुएशन। यहां पे प्राइस बैलेंस में है लेकिन फिर इम्बैलेंस का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। अब अगेन क्या है कि फिर से बैलेंस सिचुएशन क्रिएट है और यहां पे अगेन फिर से इम्बैलेंस के कारण प्राइस नीचे आया है। अब मेरा एक सवाल आपसे, ये जो प्राइस में इम्बैलेंस का सिचुएशन क्रिएट हुआ है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है। ये जो इतना बड़ा कैंडल बना है, क्या ये कैंडल आप बना सकते हो, नहीं, आप और हम नहीं बना सकते। इसका रीजन हम लोग बाद में जानेंगे कि आप और हम क्यों नहीं बना सकते। तो एक चीज तो हम लोग को समझ में आ गई है कि यहाँ पे कुछ तो बड़ा एक्टिविटीज हो रहा है। तो ये एक्टिविटीज कर कौन रहा है जिसकी वजह से प्राइस में इम्बैलेंस का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, यानी कि इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट किए हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन डिमांड और सप्लाई, ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, जिसके वजह से प्राइस में इम्बैलेंस का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। ये चीज क्लियर है। अब अगला सवाल कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो है कौन, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या, तो ये है कौन, बिग प्लेयर्स का मतलब क्या, बिग प्लेयर्स का मतलब FII DII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बैंक्स। तो FII DII और बैंक्स ये सारे आएंगे इंस्टीट्यूशंस में। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि प्राइस में जो इम्बैलेंस होगा तो उसकी वजह से हम लोग को क्लू मिल जाता है। कैसा क्लू, कि बड़े प्लेयर्स यहां पे पार्टिसिपेट किए हैं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स क्या इंडिकेट करता है, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स इंडिकेट करता है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अनफिल्ड ऑर्डर्स। अब एक टर्म आया अनफिल्ड ऑर्डर। अनफिल्ड ऑर्डर क्या होता है, अनफिल्ड ऑर्डर वैसा ऑर्डर जो अभी तक फिल नहीं हुआ है, यानी कि वो लेफ्ट टू फिल बचा हुआ है। और फील्ड ऑर्डर यानी कि जो ऑर्डर ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी कि वो ऑर्डर लग चुका है, बाय और सेल हो चुका है। और अनफिल्ड में बाय और सेल हुआ है बट अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ध्यान रहे, मैं अगेन फिर से बोल रहा हूं कि जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। सो व्हाट इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट इंडिकेट्स, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट इंडिकेट्स there is a possibility of having
हाँ, तो एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि हम लोग को पता कैसे चलेगा कि पेंडिंग ऑर्डर्स है कितना, यानी कि ऑर्डर का जो क्वांटिटी है वो कितना पेंडिंग है। तो ये एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि कितना पेंडिंग ऑर्डर्स बचा है, लेकिन ये जरूर पता चलेगा कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुआ है, प्राइस में इम्बैलेंस की वजह से इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुआ है। क्योंकि हम और आप प्राइस में इम्बैलेंस नहीं क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऑर्डर्स बड़े ऑर्डर्स नहीं होते, यानी कि 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़। तो ऐसे ऑर्डर्स जो होते हैं वो बड़े प्लेयर्स ही लगाते हैं। तो याद कीजिए, डिमांड और सप्लाई जोन बहुत बार वर्ड यूज किए हैं। तो जहां पे प्राइस में इम्बैलेंस हुआ है, यानी कि जो ओरिजिन हुआ है यहां से, प्राइस में इम्बैलेंस यहां से आया, इसी जोन को हम लोग बोलते थे डिमांड जोन। और जब सप्लाई ज्यादा होगा डिमांड से, उस जोन को हम लोग बोलते थे सप्लाई जोन। सो बेसिकली सप्लाई जोन और डिमांड जोन जो है वो कुछ नहीं है। डिमांड जोन्स आर नथिंग, इट्स जस्ट अ इंस्टीट्यूशनल पेंडिंग बाय ऑर्डर्स। And supply zones are just a institutional pending sale orders. और इंस्टीट्यूशनल पेंडिंग ऑर्डर्स को हम लोग क्या बोलते थे? अनफिल्ड बाय ऑर्डर्स। और इंस्टीट्यूशनल पेंडिंग सेल ऑर्डर्स को अनफिल्ड सेल ऑर्डर्स। तो अब हम लोग इसको देखते हैं रियल चार्ट में कि कहां पे डिमांड और सप्लाई जोन है और कहां पे इम्बैलेंसेस क्रिएट हुआ है। शायद अब चार्ट में देख पा रहे होंगे कहां पे प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। यहाँ पे जो प्राइस है यहाँ बैलेंस में है, उसके बाद प्राइस में आप देख सकते हैं कि इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। फिर सप्लाई जब डिमांड से ज्यादा हुआ, फिर प्राइस नीचे आया। अब मेरा एक सवाल कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस इस जोन को टच करके कैसे यहां से रिवर्स हुआ है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अभी हम लोग बात किए थे कि ये जो एरिया है ये डिमांड एरिया, और यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट किया होगा? बड़े प्लेयर्स, यानी कि इंस्टीट्यूशन। फिर प्राइस ऊपर गया, फिर सप्लाई जोन में जाके वापस से रिवर्स, फिर डिमांड एरिया को टच करके वापस से रिवर्स। तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई वर्क करता है। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, और आज मैंने रियल चार्ट का भी एग्जांपल लेके आपको समझाया कि कहाँ पे डिमांड एरिया, कहाँ पे सप्लाई एरिया। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जोन का कंपोनेंट्स, यानी कि डिमांड और सप्लाई जो जोन है उसका क्या क्या कंपोनेंट्स है। वैसे उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बात किए हैं कैंडल के क्लासिफिकेशन में। अब हम लोग उसको अगले सेशन में डिटेल्ड वे में देखेंगे। वैसे तो आज का सेशन मेरे स्केड्यूल में नहीं था क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो पे काम चल रहा है, बट पांडे जी मेरे एक स्टूडेंट हैं जो आपको मेरे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखेंगे। उनके एक्साइटमेंट की वजह से मैंने ये वीडियो का प्लान किया। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज मकर संक्रांति भी है, तो मकर संक्रांति की आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो मिलते हैं अगले सेशन में।